हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को बाकेलाल नमस्कार। ही। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बाकेलाल का एक और राज कॉमिक्स विशेषांक 7वां घोड़ा। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूँ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और दोस्तों, राज कॉमिक्स द्वारा अपलोडेड वीडियोस कॉमिक्स को कृपया पूरा देखें, तभी आपको मज़ा आएगा इन्हें देखने का। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं, कभी कभी स्वयं भी उस गड्ढे में गिर जाते हैं। विशालगढ़ का राजा बनने के लिए बाकेलाल हमेशा राजा विक्रम सिंह के विरुद्ध षड्यंत्रों के जाल बुनता रहा, किंतु इस बार वो स्वयं अपनी बिछाए जाल में फंस गया। संकट का फंदा उसी के गले में आ पड़ा, और उससे छुटकारा तभी संभव होगा जब बाकेलाल जल यक्ष को दे देगा उसके साथ सभी 7 प्रश्नों के उत्तर। आज जल यक्ष पूछने वाला था अंतिम प्रश्न। चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, बाकेलाल मेरा ले गया 7वां घोड़ा। शक्ति, आह शक्ति बहू, तेरी जैसी हालत में तो लोग पानी मांगते हैं और तू शक्ति मांग रही है। कौन है तू? ये तो जानी पहचानी सी गंध है। ही। मैं तुझे पहचान गई, तू बाकेलाल है। ही। किंतु तुम कौन है? तू कौन है? मैं षड्यंत्रों की रानी सड्डो हूँ। जब कोई किसी के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचता है तो मुझे शक्ति मिलती है। बाकेलाल, तेरे षड्यंत्रों के कारण मुझे अपार शक्ति की प्राप्ति होती थी, किंतु ये तो किस चक्कर में पड़ गया। जल यक्ष के कारण तेरी षड्यंत्रकारी मस्तिष्क सुसुप्त पड़ गई है, और उस कारण मेरी शक्ति भी क्षीण पड़ गई है और काया जर्जर हो गई है। बहू, ये तुझे क्या हो गया है बाकेलाल? अपनी शक्ति को पहचान। तूने जल यक्ष की दास्तां क्यों स्वीकार कर ली? अपने षड्यंत्रकारी मस्तिष्क को सक्रिय कर। बहू, किंतु इस फंदे के कारण मेरे प्राण भी तो संकट में पड़े हुए हैं सड्डा। बहू, तेरे प्राण तो इससे पहले भी कई बार संकटों में पड़े थे बाकेलाल, किंतु तूने अपनी षड्यंत्रकारी चालों से हमेशा मृत्यु को शिकस्त दी। तभी तो कह रही हूँ कि अपने षड्यंत्रकारी मस्तिष्क को सक्रिय कर, सक्रिय कर, सक्रिय कर। ही। ओह, तो क्या मैं सपना देख रहा था? बहू, सड्डो ने मुझे नींद से जगा दिया, और मेरे मस्तिष्क को भी। ही। अबे वो जलयक्ष, हे जलयक्ष, विश्राम पूर्ण हो गया हो तो कृपया अंतिम प्रश्न पूछे। ही। जहाँ रवि अर्थात सूर्य नहीं पहुंच पाता, वहाँ कवि कैसे पहुंच जाता है बाकेलाल? ही। अब तुझे मेरे इस पापड़ का अर्थात प्रश्न का झापड़ अर्थात उत्तर देना है। ही। तत्पश्चात मैं राजा विक्रम सिंह को अपनी कैद से मुक्त कर दूंगा। ही। सड्डो ठीक कह रही थी। मेरे जीवन का उद्देश्य ही राजा विक्रम सिंह का अंत करना है, और आज जब मोटा मुच्छड़ अपनी मृत्यु के इतने निकट पहुंच चुका है तो मैं जल यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देकर उसे बचा क्यों रहा हूं? राजा विक्रम सिंह को कैद से मुक्त करवाए मेरी जुत्ती। ही। इस बाकेलाल की नीयत ठीक नहीं लग रही गुरु। अभी इसे मैं चखाता हूँ। ही। आह, ये फंदा तो मेरे गले में कस रहा है। बहू चेतक, क्या तुझे पता है कि जहाँ रवि नहीं पहुँचता वहाँ कवि कैसे पहुँच जाता है? मुझे जल यक्ष को उसके इस प्रश्न का उत्तर देना है, तभी तो मेरा मतलब महाराज राजा विक्रम सिंह को कैद मुक्त करेगा। ये बात तो तुम्हें कोई कवि ही बता सकता है स्वामी। ही। क्यों बच्चू, फंदा गले में कसते ही अकल आ गई? अब मैं ढीला पड़ता हूँ। ही। फंदा ढीला पड़ गया। ही। बच्चे फंदे बच्चू, मैं जल यक्ष के प्रश्न के उत्तर तेरे भय से ही दे रहा था। प्रश्नों के उत्तर देने के स्थान पर मैंने तुझसे छुटकारा पाने के लिए विषय में सोचा ही नहीं। बहू, अब मैं पहले तुझसे ही छुटकारा पाने के विषय में सोचता हूँ। ही। मगर ये चेतक मुझे कहाँ लिए जा रहा है? ठूठ वृक्ष, मुरझाई हुई घास,
हे भगवान, मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती बहू। स्थान स्थान पर अपना माथा फोड़ते और मृत्यु पड़े जीव। यहाँ केवल बहरे ही रह सकते हैं। मन तड़पत हरि दर्शन को आज। और ये ऋषि बेचारा तो नेत्रहीन भी है। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे। कमाल है, पिछले 3 दिवस से यहीं खड़ा हूं और ये भक्त दर्शन दो रटे जा रहा है। अबे और कैसे दर्शन दूं बहू, हुड़प्पा दा की होऊगा। अबे अबे चेतक के बच्चे, ये तू कहाँ ले आया कमबख्त, यहाँ तो कभी लबडिंग रहता है बहू। मैंने सोचा स्वामी कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर एक कवि ही दे सकता है। ही हिन। चेतक के बच्चे वापस भाग। ओह, लमडिंग का एक हाथ जलेबी की तरह मुड़ा रहता है और जितना चाहे लंबा हो जाता है बहू। यहाँ आने के बाद तो देवता भी उसकी कविताएं सुनने से बच नहीं सकते बहू। बाकेलाल, कल जो महकी थी वो गंध थी बिना तड़के की हींग की। तुम्हें खा आखिर खींची लाई याद लबडिंग की। ही। चेतक के बच्चे दाल दाल कच्चे गुर्र। अरे ये क्या, गले में फंदा गले में मचल सा रहा है। ओह, समझ गया, इसको भी वही बेचैनी होने लगी है जो लबडिंग नामक नाम सुनकर प्रत्येक प्राणियों वस्तुओं तक को होने लगती है। वो मारा पापड़ वाले को मिल गया इस नामुराद फंदे से छुटकारा पाने का उपाय। अरे बाकीलाल, तू तो मुझसे मिलकर प्रसन्न हो रहा है। ये देखकर मैं भी प्रसन्न हुआ। हे। तभी वहां प्रकट हो गया छैला। अरे ये कौन है? पिताश्री, वो मारा पापड़ वाले को तभी बोलते हैं जब किसी के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। पिताश्री आप पिताश्री जब भी ऐसा कहेंगे मैं उनके षड्यंत्र करने से रोकने के लिए तुरंत आ जाऊंगा। मैं हूँ छैला, बाकेलाल जी मेरे पिता हैं। ओह, पुत्र को भी साथ ले आया बाकेलाल, तूने अपनी शादी में नहीं बुलाया, ये बड़ी गलत बात है। शादी ब्याह जैसे उत्सवों में तो मुझे अवश्य बुलाना चाहिए। ही। मेरी कविताएं सुनने के लिए दो श्रोताओं का होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो बाकेलाल, पहले मैं तुझे छोटी कविता सुनाऊंगा, फिर तुम कहोगे तो लंबी कविता। ही। बच्चू, फंदे तैयार हो जा। ही। पेड़ों से पत्ते उड़ गए, डालियों से फूल गिर गए, हिरण सरोवर में कूद गए, कछुए पेड़ पर चढ़ गए। हिरण पानी में कैसे रहते, पानी में तो मगरमच्छ थे। मगरमच्छ रो रहा था, अपने वस्त्र धो रहा था। उसकी मगरमच्छी मायके गई थी, कल की तो ब्याह कर आई थी। दुल्हन वो नहीं थी, दुल्हन की याद में मगरमच्छ कभी हो गया। उसने कविता रची, सुनो कविता। उसने नाम से संबोधित किया था, कविता मगरमच्छी का नाम था। सुनो कविता, पर अब ये नाम नहीं, मेरी कविता है। तो सुनो कविता, अब मैं कविता सुना रहा हूँ कि मैं जहाँ रहूँ, मैं कहीं भी रहूँ, मैं सरोवर में ही रहूँगा। तू जहाँ रहे वहाँ ना रहे, तू कहीं और कैसे रहे, तू मायके में ना रहे, तू ससुराल में भी ना रहे, तू जमी पर भी ना रहे, ना तू आसमान पर रहे। आसमान पर तो तू वैसे भी नहीं रह सकती क्योंकि तेरे पंख नहीं है। भगवान ने बड़ा जुल्म किया, तेरे पंख नहीं उगाए, क्योंकि उगाता तब तू चिड़िया ना बन जाती। तो मैं कह रहा था कि तू कहीं की ना रहे, तू केवल मेरे हृदय की रहे। ही। कविता हुई खत्म। वाह 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 वाह। चलिए पिताश्री, कविता समाप्त हो गई। ही। पुत्र छैला, अभी तो मगरमच्छ की कविता समाप्त हुई है,
मेरी तो बाकी है। ही। क्या पता लबडिंग की कविता सुनकर फंदा टूट जाए, क्योंकि इसकी कविताएं सुनकर तो यहाँ पेड़ तक टूटकर गिर जाते हैं। नहीं पिताश्री, माताश्री, हमें छोड़कर मत जाओ बहू। अच्छा बच्चों, तो हम गिरते हैं। हाँ, भागो, लंबडिंग कविता सुना रहा है बहू। हमारे तो बाल भी नहीं है नोचने को बहू। प्राणियों के दिमाग फिर जाते हैं। अबे वो चूहे, आ कुश्ती लड़ गुर्र। नहीं, मुझे जाने दो हुजूर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं बू। मैं तो चला। लमडिंग का ध्यान छैला की ओर नहीं था। गाय ने जो पैदा की थी वो बच्ची थी, वास्तव में वो कछुआ नहीं कछुई थी। पेड़ पर उसने दिखा एक घोंसला जो कौवे का था। उसमें कौवी भी रहती थी। घोंसले में अंडे थे, हाथ लगाने में ठंडे थे। कौवी की रंगत काली थी। कछुआ भी अपने कछुई अपने कछुए के अंडे की मां बनने वाली थी। कछुई अंडे को देखकर चौंकी। बड़े बंद अंडों में तो बच्चों का दम घुट जाएगा। दम तो मेरे बच्चों का भी घुट जाएगा, कौवी चिल्लाई। थोड़ी सी पगलाई, थोड़ा और पगलाई, थोड़ा और पगलाई, और पगलाई। कछुई के ना पंख थे ना बाल, वैसे वो स्वयं ही खड़ी हो गई। फंदा तार तार होने को था। बचाओ, मुझे कोई बचाओ। ये तो फंदा टूटने का स्वर है। ही। तभी, अरे, ये मेरे गले में एक और फंदा कहाँ से आ गया बहू सा। ये फंदा मैंने डाला है पिताश्री। छैला के बच्चे, ये तूने क्या किया? मेरे गले का फंदा टूट रहा था। यदि दबा दे फंदा टूट जाता तो मुझे जलयक्ष के प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यही तो मैं नहीं चाहता था। मैं चाहता हूं कि आप राजा विक्रम सिंह के प्राण बचाएं, और उसके लिए आपको जलयक्ष के सत्य प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। ही। ओह, ये कमबख्त लम्बढिंग लगता है कविता सुनाने में इतना तल्लीन हो गया है कि उसे मेरे वहां से गायब होने का भी पता नहीं चला। अन्यथा वो अपने लंबे हाथ से मुझे धर दबोचता बहू। छैला ने एक स्थान पर चेतक को रोका। अरे, यहाँ तो फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन। अच्छा पिताश्री, मैं चलता हूँ। ये कविराज का उपमान है, कविराज आपकी मदद अवश्य करेंगे। कैसी उज्जवल ध्वल है, चंद्र किरणों से नहाई प्रतीत होती हो। अरे, ये कविता पाठ कौन कर रहा है? तुम उपवन की तितली हो या फिर कोई उड़न परी? सूर्य की सतरंगी रश्मियों ने तुम्हें उतारा है, या इंद्रधनुष के रंगों में डूबकर जमीन पे आई हो? ही। तित 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 तित। वाह, कितनी सुंदर कल्पना है। ही। वाह कविराज, कानों में मिश्री घुल गई। एक आप हैं और एक वो लमडिंग। ही। लमडिंग मेरा छोटा भाई है। हम एक ही डाल के दो पत्ते हैं। तुम अपने यहाँ आगमन का प्रयोजन बताओ। बाकेलाल ने अपने आगमन का प्रयोजन उसे बताया। तब, ओह, तो तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर चाहिए? जहां ना पहुंचे रवि वहां कवि कैसे पहुंच जाता है? ही। हाँ, उत्तर तो मैं तुम्हें दे दूंगा बाकेला, किंतु बदले में मुझे सूरज का 7वां घोड़ा चाहिए। वो मैं कैसे ला सकता हूँ? सूर्य तक तो पहुंच पाना ही असंभव है। तो फिर तुम अपने घर जाओ, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। ही। ठहरिए कविराज, मैं सूरज का 7वां घोड़ा लाने को तैयार हूँ। भागेलाल, सूरज का 7वां घोड़ा लाने हैं तो तुम्हें उसके पास जाना होगा, जहां पहुंचते ही तुम भस्म हो जाओगे। ही। और सूरज के भीषण ताप से तुम्हें एक ही चीज बचा सकती है, और वो है करु का कंबल। ही। सुनो करु की कहानी। एक बार सूर्य देवता एवं पवन देवता में इस बात को लेकर ठन गई कि हम में से कौन है अधिक बलवान।
वो देखो, पृथ्वी पर एक गरणिया विश्राम कर रहा है। शीत से बचने के लिए उसने गर्म कंबल ओढ़ रखा है। हम में से जो उसका कंबल उतार देगा वही अधिक बलवान होगा। ही ही ही। पवन देव ने तीव्र आंधी चलाई। वरू। ओह, कंबल ने बचा लिया, अन्यथा मेरे सिर मुंह में धूल ही धूल भर जाती। ही ही ही। ब्रो ब्रो। मैं उसके शरीर से कंबल को अलग नहीं कर सका बहू, तो अब मैं चेष्टा करता हूँ। ही ही ही। सूर्यदेव ने अपनी प्रचंड ऊष्मा की किरणें फैलाई। अरे, शीत में एकाएक ही ग्रीष्म का एहसास हो रहा है बहू। चिलचिलाती गर्मी ने गर्मी से गरणिया परेशान हो उठा, और अब मैं कंबल ओढ़ नहीं रख सकता बहू। अब बोलो कौन बलवान? ही आप बहू। तब सूर्यदेव ने गरणिया को साक्षात दर्शन दिया और कहा, गरणिये कारू, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। ही। जा, तेरे कंबल में मेरे प्रचंड ताप को सहने की शक्ति होगी। ही। ऐसा वर देखकर सूर्यदेव अंतर ध्यान हो गए। कविराज ने बाकीलाल को कारू का पता बताया। अच्छा, तो मैं जाता हूँ कारू का कंबल लाने। ही। तुम कंबल लेके आओ, फिर मैं तुम्हें सूर्य तक पहुंचने का मार्ग बताऊंगा। ही। चेतक पर सवार बाकीलाल सीधे पहुंचा गरणिये कारू के पास। गरणिये कारू, मुझे चाहिए तुम्हारा कंबल। ही। तुम क्या मेरी बारात में आए थे जो मैं तुम्हें अपना कंबल दे दूं? ही। ब्रा ब्रा बा बा। मैं एक गरणिया हूँ, ये सब भेड़ें मेरी है। मैं 100 भेड़ें और खरीदना चाहता हूँ। उसके लिए मैंने एक और बाड़े का निर्माण भी कर लिया है, किंतु पिछले कुछ दिनों से कोई दुष्ट पशु मेरी भेड़ों को मारकर खा रहा है। अब तक वो मेरी 5 भेड़ों को मारकर खा चुका है, और बाकीलाल, जब तक भेड़ चोर नहीं पकड़ा नहीं जाता तब तक मैं 100 भेड़ें और नहीं खरीदूंगा। बाकीलाल, मैं तुम्हें अपना कंबल दे सकता हूँ यदि तुम उस भेड़ चोर का पता लगाकर मेरा ये संकट दूर कर दो। बहू, कंबल तो मुझे चाहिए ही। इस कमबख्त कारू की बात मानने के सिवा मेरे पास कोई दूसरा मार्ग नहीं है। गुर, ठीक है, मैं उस चोर का पता लगाऊंगा। पहले ये बताओ कि तुम्हारे पास कितनी भेड़ें हैं? ही। पहले 105 थी, किंतु अब 100 रह गई हैं बहू। मैं अवश्य ही किसी मांसखोर पशु के मुंह में भेड़ों का खून और स्वाद लग गया है। मुझे उस पशु का पता लगाना होगा। सबसे पहले मैं इन भेड़ों की गिनती करता हूँ। 1 2 बै, और ये 101। अरे, कारू तो कह रहा था भेड़े 100 ही है। ओह, इसका तात्पर्य यह हुआ कि इन भेड़ों में कोई चालाक भेड़िया भी छुपा है। भेड़ की खाल में छुपे उस भेड़ियों को ढूंढने के लिए मुझे युक्ति से कार लेना होगा। ले, घास खा। ही। अब बाड़े में जा। ही। इनको दूसरे बाड़े में भेजते वक्त मैं इनकी भेड़ जैसी बोली, चाल ढाल और घास खाने के तरीके की जांच कर रहा था। ही। किंतु आश्चर्य, सभी 101 भेड़ों के समान ही बोली। सभी ने घास भी खाई, और तो और घास पर लगे जमाल घोटे के सेवन का पता सब भेड़ों ने भेड़े जैसी मेगनी भी की। बहू, बहन, मुझे मेगनी लग गई। मुझे तो आज घुलू ही मेगनी आई। बाकीलाल, कुछ पता चला उस चोर का? बहू, चोर शीघ्र ही मेरी गिरफ्त होगा कारू। ये मानो कितना भी चतुर सही, किंतु ये कभी मुझे खोज नहीं पाएगा। मैं हूँ भेड़ की खाल में छुपा हुआ भड़का भेड़िया। ही। मैं भेड़ों की आवाज़ भी निकालना जानता हूँ, घास भी पचा लेता हूँ, और भेड़ों की मेगनियाँ भी अपने पास जमा कर रखता हूँ, और उन्हें पीछे से बाहर फेंकता रहता हूँ ताकि
किसी के कानों कान भी मेरे भेड़ होने का संदेह न हो, किसी को कानों कान भी मेरे भेड़ होने का संदेह ना हो। अब रात्रि घिरते ही एक भेड़ मेरे पेट में होगी। ही। मैं इन्हें संध्या चाल करवा कर लाता हूँ कारू, इससे इनकी घास पच जाएगी। ही। बाकी आगे तो खाई है, मेरी भेड़ें एक एक करके खाई में गिर रही हैं। भेड़ों में संकट भापने का बोध नहीं होता, इससे भेड़ चाल कहते हैं, अर्थात एक भेड़ के पीछे सभी भेड़ें खाई में गिर जाती हैं। ही। किंतु मेरी सारी भेड़ें तो खाई में गिर गई। नहीं, ये खाई नहीं है, केवल कुछ हाथ गहरा गड्ढा है। तुम्हारी भेड़ सुरक्षित है। मैंने तो भेड़ चाल से भेड़ की खाल में छुपे भेड़िया का पता लगा रहा था, किंतु भेड़िया बेहद चालाक है। वो भेड़ चाल वाली योजना में नहीं फंसा बहू। आज रात मैं उस भेड़िए का पता अवश्य लगा लूंगा कारू। ही। मैंने देख लिया था कि ये खाई नहीं गड्ढा है, इसलिए मैं भी इसमें जानबूझकर गिर गया था। ही। रात को चांद निकलते ही बाकेलाल भेड़ियों के समान रुंधन क्यों कर रहा है? वो रुंधन के स्वर से एक और स्वर आ मिला। ओह, ये अवश्य ही भेड़ की खाल में छुपा भेड़िया के रुंधन का स्वर है। ही। बाकेलाल ने तुरंत बाड़े में प्रवेश कर उस भेड़ का अंत कर डाला। खचाक। बाकेलाल, तुमने मेरी भेड़ को मार डाला। ये भेड़ नहीं कारू, बल्कि भेड़ की खाल में छुपा भेड़िया था, जो तुम्हारी भेड़ों को मारकर खा जाता था। ही। ओह, तो दुष्ट भेड़िए ने ये चाल चली थी। बाकेलाल, वादे के अनुसार अब मैं तुम्हें अपना कंबल दे रहा हूं। धन्यवाद।